हाय स्टूडेंट्स, केटी सर क्लासेस में आपका स्वागत है। तो मैं आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे। पिछली वीडियो में हम लोगों ने जाना था किसके बारे में भैया, कैथोड किरणों की खोजों के बारे में, और कैथोड किरणों के गुण और कैथोड किरणों को किस नाम से जाना जाता है। आज की वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं इलेक्ट्रॉन का आवेश द्रव्यमान अनुपात। ठीक है बेटा, ज़रा ध्यान से समझ कर चलेंगे इसको। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ क्या भैया, एक प्रयोग के आधार से हम लोग इसको समझेंगे। चलिए भाई, ये कैथोड ट्यूब है। ठीक है बेटे, इसमें कैथोड लगा है, इधर क्या है मेरा एनोड है, और एनोड मेरा छिद्रित है। ठीक है बेटा, जब मैं यहाँ से हाई वोल्ट का करंट देता हूँ, क्या देता हूँ, हाई वोल्ट का क्या देता हूँ, करंट देता हूँ इसको, तो देने पर क्या होता है, मेरी कैथोड रे निकलती हैं। इससे क्या निकलती है, मेरी कैथोड रे निकलती हैं, और कैथोड रे जाकर यहाँ पर क्या है, स्क्रीन लगी है, इसे फ्लोरोसेंट स्क्रीन बोलते हैं। ठीक है बेटा, और इस पर किसी स्फुरदीप्ति पदार्थ का लेप है, और जाकर बिंदु बी पर टकराती हैं, और बिंदु बी पर टकरा कर क्या करती हैं, लाइटिंग पैदा करती हैं। क्या करती हैं भैया, लाइटिंग पैदा करती हैं। लेकिन मैंने यहाँ पर क्या लगाया है, एक तो लगाया है मैंने यहाँ पर क्या भैया, इलेक्ट्रिक फील्ड, और एक यहाँ पर लगाया है चुंबकीय क्षेत्र, मतलब मैग्नेटिक फील्ड। तो चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र दोनों एक दूसरे के क्या हैं भैया, लंबवत हैं। अगर एक इस तरह से कार्य करेगा तो दूसरा किस तरह से कार्य करेगा, इस तरह से, परपेंडिकुलर है। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट। तो सबसे पहली बात क्या है, विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में होता क्या है, मेरे इलेक्ट्रॉन्स या मेरी कैथोड रे बी बिंदु से जाकर कहाँ टकराती हैं, बिंदु ए पर टकराती हैं, अर्थात उनका क्या होता है, विचलन होता है, और विचलन होने पर कहाँ टकराती हैं, बिंदु ए से टकराती हैं। ठीक है, लेकिन जब मैं मैग्नेटिक फील्ड लगाता हूँ, ओनली कौन सा फील्ड लगाता हूँ, मैग्नेटिक, तो बी बिंदु से कहाँ पर जाकर बिंदु सी पर टकराती हैं। ठीक है बेटा, तो थॉमसन ने क्या किया, दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को इस प्रकार से संतुलित करके लगाया ताकि वापस मेरी कैथोड रे कहाँ टकराने लगी, जाकर बिंदु बी पर टकराए। तो यहाँ से उन्होंने एक को स्थिर रखकर दूसरे के आधार पर क्या है, द्रव्यमान अनुपात का मान निकाला। ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन के लिए E/m का मान की गणना की। ठीक है, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात और बता दूं कि यहाँ पर जो विचलन होता है वो किस पर डिपेंड करता है। नंबर एक, कणों पर जितना ज़्यादा ऋणावेश होगा, ये जो पार्टिकल्स हैं इन पर जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज होगा उतना ही ज़्यादा विचलन होगा। दूसरी बात, हमारे पास जो ये पार्टिकल्स हैं ये जितने ज़्यादा क्या होंगे, हल्के होंगे। कैसे होंगे भैया, हल्के होंगे, उतना ही ज़्यादा क्या होगा, विचलन होगा। और लगने वाला मैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड जितना ज़्यादा होगा, विचलन उतना ही ज़्यादा होगा। ठीक है, चलिए कवर कर लेते हैं। तो क्या कहा जे थॉमसन ने, ठीक है बेटा, तो जे थॉमसन ने 1897 में कैथोड नलिका का उपयोग करके तथा इलेक्ट्रॉनों के पथ पर एक दूसरे के लंबवत विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र लागू करके विद्युत आवेश तथा द्रव्यमान के बीच अनुपात E/m को मापा। इलेक्ट्रॉनों के अपने पथ से विचलन की मात्रा निम्नलिखित तथ्यों पर क्या करती है भैया, निर्भर करती है। पहला मैंने अभी बताया था, कणों पर ऋणावेश जितना अधिक, विचलन उतना ही अधिक होता है। कणों का द्रव्यमान जितना कम, विचलन उतना ही अधिक होता है। नेक्स्ट, चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता या विभव जितना अधिक, इलेक्ट्रॉन का अपने पथ से विचलन उतना ही अधिक होता है। ठीक है, ये बात कॉमन याद रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट। तो उसी के आधार पर अब क्या हुआ, विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्रों को संतुलित करते हैं ताकि इलेक्ट्रॉन बिंदु बी पर टकराते हैं, यानी कैथोड किरणों में कोई विचलन नहीं। इन परिणामों से इलेक्ट्रॉन के E/m का मान ज्ञात किया, और बेटे E/m का मान जो ज्ञात किया गया वो कितना आया भैया, हमारा 1.7588 × 10⁻11 कूलाम प्रति किलोग्राम। ठीक है बेटा, यहाँ पर E इलेक्ट्रॉन का आवेश है, m इलेक्ट्रॉन का क्या है, द्रव्यमान है। ओके, तो ये नोट पॉइंट याद रखेंगे। ठीक है बेटा, आवेश, विद्युत आवेश का नवीनतम मान कितना मान लिया गया, 1.6 × 10⁻19 कूलाम। ठीक है,
चलिए, तो विद्युत आवेश का जो नवीनतम मान है वो कितना मान लिया गया है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ठीक है बेटा, -19 है कूलाम। तो थॉमसन के E/m अनुपात के मान तथा इलेक्ट्रॉन के आवेश को संयुक्त करके इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान निर्धारित किया गया। देखो, अब द्रव्यमान बराबर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का आवेश अपॉन E/m, मतलब इलेक्ट्रॉन आवेश और द्रव्यमान के अनुपात का। तो इलेक्ट्रॉन का जो हमारे पास वैल्यू आई थी वो कितनी आई थी, 1.602176 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। ठीक है बेटा, ये 19 है, -19 कूलाम अपॉन 1.75820 इंटू 10⁻11 किलोग्राम। किसका मान है भैया, ये हमारा E/m का मान है। ये कहाँ से निकला था हमारा, यहाँ से निकला था। ठीक है बेटा, ओके, चलते हैं नेक्स्ट। अब इसको हमने 1.75882 इंटू 10⁻11 से भाग दिया, तो 10⁻11 जो ऊपर जाएंगी तो काय की हो जाएंगी, माइनस की हो जाएंगी। तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी हमारी 10⁻, यहाँ पर ये 9.1094 इंटू 10⁻31 kg आएगा। ठीक है बेटा, तो ये नहीं है, इसमें घात गलत हो रही है। ठीक है बेटा, तो 10⁻31 किलोग्राम होता है। अगर ग्राम में निकालना है तो 10 कितना आ जाएगा हमारा, 27 आ जाएगा माइनस की। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग निकाल सकते हैं इलेक्ट्रॉन का मास। ठीक है, और हमने जाना इलेक्ट्रॉन के आवेश के बारे में। नेक्स्ट टर्म हमारा आ जाता है क्या बेटे, प्रोटॉन की खोज या कैनॉल धन किरणों का अध्ययन कैसे हुआ, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स, स्टडी ऑफ कैनॉल और पॉजिटिव रेज। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग एक बात आपको बता देते हैं, लाइक दिस, जब किसी परमाणु में कैथोड रे निकलती हैं तो कैथोड रे कैसी होती हैं भैया, ऋणावेशित होती हैं, आई मीन नेगेटिव होती हैं। तो नेगेटिव होने के साथ साथ ये संशय आपके दिमाग में भी आएगा कि जब परमाणु उदासीन होता है तो केवल नेगेटिव कैसे किरणें निकल रही है। उदासीन होने के लिए कोई चीज़ पॉजिटिव भी होनी चाहिए, तभी तो न्यूट्रल होगा। तो जब जाकर यहाँ पर गोल्डस्टीन ने अनुमान लगाया कि यदि कैथोड रे इलेक्ट्रॉन्स हैं हमारे, तो इसका मतलब कैनॉल रे भी इसके अंदर होंगी, और जो कैसी होंगी, पॉजिटिव होंगी, क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव मिलकर न्यूट्रल बनाएगा एटम को। तो इसी प्रकार से संपूर्ण परमाणु क्या होता है भैया, उदासीन होता है, जबकि इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित होते हैं। अतः इलेक्ट्रॉन के ऋणावेश के बराबर परमाणु में धनावेशित कण भी उपस्थित होने चाहिए। तो गोल्डस्टीन ने विसर्जन नलिका में किसमें, 1886 में छिद्रयुक्त कैथोड का प्रयोग किया, और यह पाया कि जब विसर्जन नली में गैसों में बहुत कम दाब पर विद्युत का प्रवहन करते हैं तो छिद्रयुक्त ऋणावेशित कैथोड के पीछे दीप्त दिखाई देती है, और यह दीप्त धनावेशित किरणों के कारण होती है। तो इन्हें धन किरणें या कैनाल किरणें कहते हैं। तो धन किरणें कैथोड की तरफ उच्च वेग से क्या करती हैं, चलती हैं। चलो यहाँ पर ध्यान देंगे। मान लो यहाँ पर मैंने क्या ली है, हाइड्रोजन गैस ली है। ठीक है बेटा, क्योंकि हाइड्रोजन गैस में हमें पता है केवल एक ही इलेक्ट्रॉन होता है और एक ही क्या होता है, प्रोटॉन होता है। तो जैसे ही हम हाई वोल्ट, अब एक बात और समझना, जब हाइड्रोजन गैस लेने के बाद ऐसा नहीं है तुम सोच रहे हो कैथोड रे नहीं निकलेंगी, इसमें से निकलेंगी, बट कैथोड रे तो निकल गई, पहले किसकी तरफ गई, जब हम हाइड्रोजन गैस को क्या करते हैं, हाई करंट देते हैं, तो इससे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स निकलकर एक तरफ चले जाते हैं, तो बचता क्या है, शेष प्रोटॉन। क्या बचता है बेटे, प्रोटॉन या कैनाल किरणें। और वे कैनाल किरणें किसकी तरफ जाती हैं, देखो इधर की तरफ, छिद्रित किसकी तरफ, कैथोड की ओर, और जाकर क्या करती हैं, स्फुदती पदार्थ पर क्या करती हैं, लाइट पैदा करती हैं। क्या करती हैं भैया, लाइट पैदा करती हैं। ठीक है, तो अब कॉमन ये बात हमारी यहाँ से आ जाती है कि जो कैथोड रे थी वो किधर गई, एनोड की तरफ गई, और जो कैनाल किरणें थी वो किसकी तरफ गई, कैथोड की तरफ गई। तो इस प्रकार से हमने ये अनुमान लगा लिया कि कैनॉल किरणें किसमें, परमाणु में होती हैं। ठीक है बेटा, अब कैनॉल या धन किरणों का उद्गम कैसे हुआ, जब विसर्जन नलिका में उच्च विभव लगाया जाता है तो गैसीय परमाणु आयनित हो जाते हैं, जैसे कि मैंने अभी यहाँ पर दिखाया था,
और कैनाल किरणें छिद्रयुक्त ऋणावेशित कैथोड की तरफ क्या होती हैं, चलती हैं। तो कैनाल किरणों के गुण क्या क्या हैं, जरा ध्यान से समझ के चलेंगे बेटा। जैसे कैथोड किरणों के गुण होते हैं ऐसे ही हैं, एक दो अलग हैं, बस ध्यान देंगे। तो कैनाल किरणों में कैसे कण होते हैं, धनावेशित कण होते हैं, बिल्कुल कॉमन है। जबकि कैथोड किरणों में कैसे थे बेटे, ऋणावेशित। कैनाल किरणें फोटोग्राफिक प्लेट पर प्रभाव डालती हैं। फोटोग्राफी में यूज होने वाली प्लेट्स, मतलब फोटोग्राफी प्लेट बोलते हैं उनको काला कर देती हैं, ध्यान रखना। नेक्स्ट टर्म, ये किरणें धातु की पतली पिन्नी को बेंध कर आर पार निकल जाती है, मतलब इनकी वेधन क्षमता क्या होती है, अधिक होती है, लेकिन याद रखेंगे कैथोड किरणों की तुलना में क्या होती है, कम होती है। नेक्स्ट, विद्युत क्षेत्र में कैनाल किरणें कैथोड की तरफ विक्षेपित हो जाती हैं। इससे सिद्ध होता है कि हाँ बिल्कुल, जैसे हमने किस पर भैया, कैथोड किरण नलिका में जब हम एक्सपेरिमेंट पढ़ रहे थे तो वहाँ पर हमने मैग्नेटिक फील्ड लगा के दिखाया था आपको, वो चित्र याद हो, नहीं तो याद रखना। तो वहाँ पर कैथोड रे किसकी तरफ क्यों मुड़ रही थी बेटे, वहाँ पर कैथोड रे विक्षेपित हो रही थी किसकी तरफ भैया, वहाँ एनोड की तरफ। लेकिन ये कैनाल किरणें किसकी तरफ, कैथोड की तरफ क्या हो जाती हैं, विक्षेपित हो जाती हैं। ठीक है बेटा, तो ये कैसी होती हैं, धनावेशित होती हैं और चुंबकीय क्षेत्र में भी विक्षेपित होती हैं, ये भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट टर्म क्या कहता है, धन किरणें सीधी रेखा में चलती हैं, इनका वेग कैथोड किरणों से क्या होता है बेटे, कम होता है, ध्यान रखना। अब हाइड्रोजन गैस से मिलने वाली कैनाल किरणों में केवल प्रोटॉन होते हैं, बिल्कुल सही बात है। जब एक इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी मिलने पर निकल जाएगा तो बेटे शेष क्या बचेगा, प्रोटॉन ही बचेगा, क्योंकि मैं बता चुका हूँ हाइड्रोजन के पास तो केवल एक ही इलेक्ट्रॉन होता है और एक ही प्रोटॉन होता है। ठीक है, नेक्स्ट टर्म, कैनाल किरणों में धनायन होते हैं, इनमें एक इकाई से अधिक धनावेश हो सकता है। तो गैसीय परमाणु में से एक या अधिक इलेक्ट्रॉनों के निकालने के कारण ऐसा संभव है। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट आगे। कैनाल किरणें गैसों को क्या करती हैं, आयनित करती हैं, बिल्कुल भैया, किसको करती हैं, गैसों को आयनित करती हैं। तो यहाँ से ये टर्म्स हमने बताए आपको कैनाल किरणों के गुण। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कैनाल किरणों के लिए E/M का, मतलब E और M का अनुपात क्या होता है और किस प्रकार से न्यूट्रॉन की खोज हुई। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। तो पिछली वीडियो देखना मत भूलिएगा भाई। चलिए।